हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में समझेंगे। आज टोटल रखी है मैंने 16 न्यूज, 16 इंपॉर्टेंट न्यूज रखी है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी आपके दोनों लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप दीनदयाल कमिटी टू एंश्योर बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स रीच पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल समितियों का गठन किया है ताकि कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। तो अभी क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव तो नए नए स्कीम्स ला रही है, नई नई योजनाएं ला रही है ताकि कोरोना वायरस के कारण लोगों को उन तक उनकी सुविधाएं, जो उनको तक राशन जैसी सुविधाएं या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन क्या उनका प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है, क्या वो अप्लाई तरीके से हो रही है, क्या बीच में लापरवाही तो नहीं हो रही? तो इन चीजों के लिए दीनदयाल कमेटी की स्थापना की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसी एक स्थापना की थी, ऐसी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। क्या नाम था उसका? युक्ति पोर्टल नाम था उसका। तो वैसे दीनदयाल कमेटी इन्होंने लॉन्च किए ताकि अपने इनिशिएटिव जो कि अप्लाई किए गए, लागू किए गए, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं, इसीलिए दीनदयाल कमेटी लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार, यानी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे लॉन्च किया है। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो मध्य प्रदेश ने अभी क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की थी? तो अभी एक कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए लॉन्च की थी, और एक लॉन्च की थी मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। और अभी जब कोरोना वायरस नए नए आया था तब रेडियो स्कूल भी इन्होंने लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और जो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, उसने क्या है कि ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला एक ड्रोन तैयार किया था, यानी बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया था इंदौर ने, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज फिर से मध्य प्रदेश के लिए, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फिर से क्या लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 डिजीज। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर, यानी आयुष मंत्रालय ने ही ये प्रोवाइड करवाई है त्रिकूट चूर्ण, इसका नाम है त्रिकूट चूर्ण यानी काढ़ा, जो क्या करेगा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, यानी अपनी इम्यून सिस्टम जो पावर है, प्रतिरक्षा क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए चूर्ण प्रोवाइड कराया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित किया जाएगा, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक तरह का काढ़ा है, इससे क्या है कि हमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होगी, यानी क्षमता तैयार होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ये एक लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। हमारे लिए सिंपली इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार की स्कीम है? हमारा आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार की ये स्कीम है। और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय के साथ। अच्छा, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया। कई बार एग्जाम में आयुष की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, AYUSS। तो आयुष की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। आयुष का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा एंड न्यूरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, एच का मतलब होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अच्छा, आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्री कौन है? हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? तो हमारे आयुष मिनिस्टर है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक हमारे आयुष मंत्री है। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, द केरल गवर्नमेंट स्टार्टेड आयुर रक्षा क्लिनिक एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो केरल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की। तो क्या है ये आयुर रक्षा? तो गवर्नमेंट जो क्लिनिक्स है उनमें जो ड्रग्स यानी दवाइयों के बजाय आयुर्वेद मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा, यानी वहां पे जो नॉर्मल जो दवाइयां होती है, जो अंग्रेजी दवाइयां होती है या अन्य कोई मेडिसिन होती है, उनका यूज ना करके आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज किया जाएगा। तो आयुर्वेदिक एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का एक बड़ा मजबूत रिसोर्स है, तो ये इसीलिए यूज किया जा रहा है हर जगह आयुर्वेद आयुर्वेद। तो अब केरल गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट क्लिनिक्स है, वहां पे इस आयुर्वेद का यूज कर रही है मेडिसिन के तौर पर। तो उसका क्या नाम रखा? आयुर रक्षा। ये मतलब इनिशिएटिव लॉन्च किया आयुर रक्षा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना बनेगा कि आयुर रक्षा
किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो हमारा आंसर होगा केरल सरकार ने। अच्छा, केरल की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल राज्य बना था। और केरल ने क्या क्या स्कीम लॉन्च की थी? योद्धाऊ एप्लीकेशन इसने लॉन्च की थी, ब्रेक द चेन इसने लॉन्च किया था। और प्लाज्मा थेरेपी की मैंने आपको बता ही दिया कि प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना था। अच्छा, पहला राज्य केरल बना था, लेकिन पहला हॉस्पिटल कौन सा बना जो प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला था, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा बना? तो लखनऊ का केजीएमयू हॉस्पिटल जो कि पहला हॉस्पिटल बना है जो प्लाज्मा थेरेपी को अपना रहा है। इतना मान लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट बनता। और क्या लॉन्च किया था केरल सरकार ने? केरल सरकार ने अभी लॉन्च किया था कर्मी बोट, यानी रोबोट जो कि पेशेंट्स को सर्व करेगा मेडिसिन वगैरह, खाना वगैरह। और एक GOK एप्लीकेशन भी केरल सरकार की है, गोक डॉट एप्लीकेशन, GOK गवर्नमेंट ऑफ केरला डॉट एप्लीकेशन, ये भी केरल सरकार की एप्लीकेशन है। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? राजस्थान हैज टॉप्ड इन द कंट्री इन टर्म ऑफ जनरेटिंग परसेंटेज having already recorded 30.04 करोड़ of total labor budget 30 करोड़ अंडर मनरेगा। तो राजस्थान मनरेगा के तहत पहले से 30 करोड़ के कुल श्रम बजट में 30.04 करोड़ दर्ज करने के साथ लगातार उत्पादन के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। क्या मामला? ये सिंपल भाषा में समझते हैं। तो अभी मनरेगा की रिपोर्ट आई है। मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार यानी राजस्थान गवर्नमेंट में मनरेगा के जो परसेंटेज होते हैं, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाले दिनों के हिसाब से इसमें काउंट होती है कि कितने दिन यहाँ पे लेबर का काम हुआ, जैसे कितने भी एम्प्लॉय हुए और वो एम्प्लॉय कितने दिनों तक काम किए, तो इस मामले में रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। तो इसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा दिन काउंट हुए, यानी सबसे ज्यादा मजदूरों ने काम किया है राजस्थान में। यानी 30 करोड़ का बजट था, लेकिन 30.04 करोड़ यानी 0.12% एक्स्ट्रा काम हुआ है। तो ये रिकॉर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड गया है राजस्थान सरकार का। तो इस मामले में राजस्थान टॉप पर रहा है कि सबसे ज्यादा श्रम आदमी, यानी सबसे ज्यादा श्रम कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा लेबरिंग काम हुआ है राजस्थान में मनरेगा के तहत। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना बनेगा कि मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार लेबर जनरेटिंग परसेंटेज में सबसे ज्यादा यानी सबसे टॉप पर कौन रहा? तो राजस्थान टॉप पे रहा। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा मनरेगा। मनरेगा के बारे में हमें पता होना चाहिए। मनरेगा की फुल फॉर्म बनती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। यानी 2005 में तो एक्ट बना था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कब किया था? 2006 में। 2006 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन यह मनरेगा एक्ट बना था 2005 में। अच्छा, मनरेगा के बारे में और बात करते हैं तो इसके जो मोटो है, इसका जो एम है वो है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क इसका मोटो है, इसका एम है राइट टू वर्क, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये मनरेगा स्कीम किस एक्ट के तहत आती है, यानी किस एक्ट के तहत काम करती है मनरेगा स्कीम? तो ये काम करती है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत ये काम करती है। अच्छा, हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास पंचायती राज मिनिस्ट्री भी है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। और इन्होंने अभी G20 की मीटिंग, एग्रीकल्चर की मीटिंग जो हुई थी G20 की, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट लिए थे नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा, मनरेगा किसने लॉन्च की थी? तो ये मनरेगा 2006 में, यानी 2005 में एक्ट बना था, 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च की थी। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशन सेलिब्रेट्स आयुष्मान भारत दिवस ऑन 30 अप्रैल। तो राष्ट्र 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया। तो ये दिवस मनाया जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी, यानी आयुष्मान भारत योजना। इसे आयुष्मान भारत योजना कह सकते हैं या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह सकते हैं। यह योजना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष भारत योजना। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अप्रैल 2018 में। 30 अप्रैल 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर होना चाहिए 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को यह मनाया जाता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना की 2018 में स्थापना हुई थी। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? आईआईटी भुवनेश्वर डिजाइंड मल्टी सरफेस यूवीसी सैनिटाइजर यूजिंग यूवीसी लाइट्स। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने यूवीसी लाइट्स का उपयोग करके मल्टी सरफेस यूवीसी सैनिटाइजर डिजाइन किया है। तो ये यूवीसी सैनिटाइजर क्या चीज है और इसने किसने तैयार किया है? आईआईटी भुवनेश्वर ने। तो जो डॉक्टर्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी जो ड्रेस वगैरह हुई या फिर कोई भी इक्विपमेंट, जैसे
हेलमेट हुआ उनका, उनका फेस शील्ड हुआ, या फिर उनके ग्लव्स हुए, उनका पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हुआ, या फिर कोई भी अन्य इक्विपमेंट जो कोविड 19 पेशेंट्स की जांच करने में या फिर उनके कोविड 19 पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय पहना जाता है या फिर उसका यूज किया जाता है, उन सभी को सैनिटाइज करने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर ने ये बॉक्स तैयार किया, यानी एक ये सैनिटाइजर तैयार किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके जैसे भी पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जो भी कोई ड्रेस है उसको इसके अंदर डालो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, तो ये कुछ लिमिटेड टाइम में, कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ये अपनी यूवीसी लाइट्स के थ्रू से सैनिटाइज कर देगा। तो ये काफी शानदार चीज है हमने डॉक्टर्स के लिए, सेफ्टी के लिए, ताकि जब भी कोई पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, इसमें 5 मिनट के लिए इसको रखा, वो कंप्लीट सैनिटाइज होगा, उसको वापस पहन सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है। तो इसने किसने तैयार किया? आईआईटी भुवनेश्वर ने तैयार किया। अच्छा, कहां पे है आईआईटी भुवनेश्वर? तो ये भुवनेश्वर में ही है। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। अच्छा, भुवनेश्वर को राष्ट्र की यानी देश की स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स कैपिटल किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भुवनेश्वर में होंगे हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2023 वाला भुवनेश्वर में होगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक विलर द्वीप है, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम विलर द्वीप कर दिया गया है। क्या नाम? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, विलर द्वीप का नाम बदलकर। अच्छा, भुवनेश्वर की और बात करें तो भुवनेश्वर में अभी फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस यूनिवर्सिटी गेम में टॉप किया था, जो कि पहली बार आयोजित हुआ था, और वो भी कहां पे? भुवनेश्वर में हुआ था। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021 will be held at the Yelahanka Air Force Station in Bengaluru. The event will be happen between 3rd to 7th April 2021। तो एरो इंडिया 2021 का 13th एडिशन यानी 13वां संस्करण बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा, और यह 3 से 4 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एरो इंडिया 2021। तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और ये कहां पे आयोजित होगी? ये आयोजित होगी यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। कब होगी? 3 से 4 फरवरी 2021 में ये आयोजित होगी। तो इसका डेट अभी अनाउंस हो गया था, इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अच्छा, हमारे एयरफोर्स चीफ कौन है? एयरफोर्स चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे एयरफोर्स चीफ है। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। अच्छा, मनोज मुकुंद नरावने आर्मी चीफ है। और पहले आर्मी चीफ कौन थे हमारे? पहले हमारे आर्मी चीफ थे जो अभी सीडीएस बन गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उनका नाम क्या है, जो अभी सीडीएस बन गए हैं अभी, और पहले आर्मी चीफ थे। अच्छा, हमारे नवल स्टाफ कौन है? हमारे नेवी के चीफ कौन है? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह, इनका भी नाम हमें पता होना चाहिए। अभी कल ही न्यूज में था पिच ब्लैक, पिच ब्लैक 2020। ये भी एक मल्टीलिटरल एक्सरसाइज है, इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन नहीं किया गया, इसे कैंसिल किया गया है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और यहाँ पे डॉलर करेंसी चलती है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नीरज व्यास हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 8 मंथ्स। तो नीरज व्यास को 8 महीने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीई अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये है नीरज व्यास। तो इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। हमारे लिए इसमें सिंपल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के हाल ही में एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? नीरज व्यास को। इतना हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो अभी आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए हैं 2 बैंक 1 अप्रैल 2020 से। उनका नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इनके नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी 1 अप्रैल को इनको मर्ज किया गया था। क्या नाम है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए USD 346 मिलियन लोन टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलायबल पावर कनेक्शंस इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। तो एडीबी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को
346 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो आपको पता है महाराष्ट्र में लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वहां पे आधी आबादी एग्रीकल्चर का काम करती है। तो वहां पे प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं है, प्रॉपर तरीके से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही है, नहीं जा रही है। तो इस वजह से, इस कारण एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र सरकार को इस बेसिक काम को कंप्लीट करने के लिए, इस बेसिक काम की समस्या को दूर करने के लिए 346 मिलियन डॉलर का लोन प्रदान किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य सरकार को 346 मिलियन लोन प्रोवाइड कराया है रिलायबल पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। तो महाराष्ट्र सरकार को ये दिया गया। अच्छा, एडीबी की बात करें तो एडीबी की फुल फॉर्म बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान से आते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है और वहां पे येन करेंसी चलती है, यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एडीबी की स्थापना हुई थी 1966, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें एडीबी की, तो एडीबी ने अभी अपनी एडीबी आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी 4% रहने का अनुमान लगाया था, यह भी हमें पता होना चाहिए। और अभी कल परसों हमने पढ़ा था कि 1.5 बिलियन डॉलर का भारत को ऋण की मंजूरी दी थी, 1.5 बिलियन डॉलर की, यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एडीबी न्यूज में था कि इसने अपने ग्लोबल बॉन्ड्स को बेचा है। कितने? 4.5 बिलियन ग्लोबल बॉन्ड्स को बेचा है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए, कोरोना वायरस के टाइम पे इन्होंने बेचा है, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दीपक अग्रवाल हैज बीन बैंड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी फॉर ऑल क्रिकेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो दीपक अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 साल की अवधि के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया गया। किसको? दीपक अग्रवाल को। आपके दिमाग में आ गया होगा कि दीपक अग्रवाल जरूर कोई क्रिकेटर है, बल्कि ये क्रिकेटर नहीं है। ये क्रिकेटर नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। तो इन पर क्रिकेट का बैन लगा दिया। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूं आपको। तो दीपक अग्रवाल के पास क्या है कि अबू धाबी की एक टीम लीग है, यानी एक लीग है, उसके ये मालिक है। जैसे हमारे मुंबई इंडियंस के मुकेश अंबानी, वैसे अबू धाबी की एक लीग है, उसके मालिक है दीपक अग्रवाल, जो कि एक बिजनेसमैन है। तो अभी वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जैसे T20 होती है, वैसे ही वहां पे T10 होता है, T10 लीग होती है। तो उसकी एक टीम के मालिक है दीपक अग्रवाल। तो इनको भ्रष्टाचार में पाया गया, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, इसलिए आईसीसी ने उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया, उन पर बैन लगा दिया 2 साल का। यह है दीपक अग्रवाल। तो हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि दीपक अग्रवाल को हाल ही में बैन लगाया गया है, जो कि एक बिजनेसमैन है। 2 साल के लिए आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इन पे बैन लगाया। अच्छा, बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। इंडिया के, भारत के ये शशांक मनोहर, इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हेडक्वार्टर मैंने बताया था, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में आईसीसी में 2 कंट्रीज को ऐड किया गया, एक तो नेपाल को ऐड किया गया और एक जिम्बाब्वे को। एक तो नेपाल को ऐड किया गया और एक जिम्बाब्वे को इसमें ऐड किया गया। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द यूके चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऋषि सुनक has announced the launch of the bounce back loan scheme for small and medium sized businesses। तो ब्रिटेन के कुलाधिपति ऋषि सुनक ने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए बाउंस बैक ऋण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। तो ये यूके चांसलर ऑफ एक्सचेकर कौन है? सिंपल बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है वहां के, और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के नाम से बोला जाता है। तो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, जो हाल ही में अपॉइंट किए गए, और ये इंडियन है, ये इंडियन है और हाल ही में इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था। तो इन्होंने अनाउंस किया बाउंस बैक लोन स्कीम। तो ये बाउंस बैक लोन स्कीम क्या होती है कि स्मॉल यानी छोटे और मध्यम आकार के जो बिजनेसेस है, जो व्यवसाय है, उनको 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। ये है बाउंस बैक लोन स्कीम। बस इतना हमें समझना है कि 0% ब्याज रेट पे उन्हें लोन दिया जाएगा, बाउंस बैक
लोन स्कीम के तहत। तो ये किसने अनाउंस किया? फाइनेंस मिनिस्टर यानी चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऋषि सुनक ने ये अनाउंस किया। अच्छा, बात करें ब्रिटेन की, यूके की, तो इसकी कैपिटल लंदन है और यूके पहला देश है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित किया था। यूके पहला देश है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की थी। और अभी पता है आपको, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, तो उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। तो उसके बाद में यूके ने मात्र 10 दिन में 4000 नाइटिंगेल बेड वाला हॉस्पिटल तैयार किया था, यानी सबसे बड़ा हॉस्पिटल 10 दिन में तैयार किया था ब्रिटेन ने। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और लंदन में किस किस का हेडक्वार्टर है? एक तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है और एक अमेंस्ट इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर और एक इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? लंदन में ही है। अच्छा, यूके की बात करें तो यूके की इंडिया के साथ 3 एक्सरसाइज होती है। एक तो होती है अजय वॉरियर, एक होती है कोंकण और एक होती है इंद्रधनुष। अजय वॉरियर, कोंकण, इंद्रधनुष, ये 3 एक्सरसाइज यूके के साथ होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनती है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वुमेन्स बैडमिंटन उबर कप एंड मेंस बैडमिंटन थॉमस कप चैंपियनशिप हैव बीन पोस्टपोन्ड, वेन्यू वाज आरहस डेनमार्क। तो महिला बैडमिंटन उबर कप और पुरुषों की बैडमिंटन थॉमस कप चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है कोरोना वायरस के कारण और इनका वेन्यू क्या था? आरहस डेनमार्क। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है या थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, और क्या बनेगा कि उबर कप तो बैडमिंटन से संबंधित है लेकिन ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप मेंस बैडमिंटन से संबंधित है। ये अभी क्या है कि डेनमार्क के आरहस में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी आपको पता है सारी गेम्स वगैरह कैंसिल या पोस्टपोन हो रहा है, तो इसे कैंसिल ना करके इसे पोस्टपोन किया गया है। इसे पोस्टपोन किया गया उबर कप को और थॉमस कप को अपॉइंट किया गया है डेनमार्क में आयोजित होनी थी। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड टी.एस. त्रिमूर्ति एज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। तो भारत सरकार ने टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या है कि यूनाइटेड नेशंस में सभी कंट्री जो मेंबर कंट्रीज है उनके एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो उसी में भारत की तरफ से टी.एस. त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। तो हमारे लिए इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि टी.एस. त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि भारत की तरफ से बनाए गए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस इसके डायरेक्टर है, एंटोनियो गुटेरेस इसके डायरेक्टर है। और बात करें इसके, अभी हाल ही में COP 26 आयोजित होनी थी, COP 26 जो कि यूनाइटेड नेशन ही ऑर्गेनाइज करवाता था, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया है। और ये अब आगे कब होगी इसका टाइम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन होगी कहां पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये होगी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये COP 26 होगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है सुरेश एन पटेल टुक ऑथ एज विजिलेंस कमिश्नर इन द एंटी करप्शन वॉचडॉग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सुरेश एन पटेल ने भ्रष्टाचार रोधी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को बनाया गया और अब विजिलेंस कमिश्नर इन्हें बनाया गया सुरेश एन पटेल को। ये क्या मतलब माजरा क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक मतलब एंटी करप्शन एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें 2 पोस्ट होती है, एक तो होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और एक होती है विजिलेंस कमिश्नर की। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और एक होती है विजिलेंस कमिश्नर की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में तो एक व्यक्ति होता है और विजिलेंस कमिश्नर में 2 व्यक्ति होते हैं। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में तो अभी 2-3 दिन पहले ही संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया था, संजय कोठारी ने शपथ ली थी। और अब विजिलेंस कमिश्नर में जो कि 2 पोस्ट होती है, उनमें से एक पोस्ट पर
सुरेश एन पटेल ने शपथ ली है। तो ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना बनेगा कि सुरेश एन पटेल को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, संजय कोठारी को। तो ये दोनों नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार was appointed as the chairperson of Public Enterprises Selection Board PESB for a period of 3 years। तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये क्या चीज है ये PESB? तो पहले ये समझते हैं PESB क्या है। तो ये एक हाई पावर बॉडी होती है, किसकी? पब्लिक एंटरप्राइजेज की। तो उनको मैनेजमेंट के बारे में एडवाइस देती है पब्लिक एंटरप्राइजेज को ये PESB, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ये है PESB। तो इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव कुमार को। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, जो ये फोटो में आपको राजीव कुमार जी दिख रहे हैं, ये PESB के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है दीपक मित्तल has been appointed as the next ambassador of India to the state of Qatar while पीयूष श्रीवास्तव appointed as बहरीन। तो बहरीन के लिए तो पीयूष श्रीवास्तव को और कतर के लिए दीपक मित्तल को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दीपक मित्तल को कतर राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए नियुक्त किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना ही बनता है कि पीयूष मित्तल को तो कतर यानी कतर के लिए एम्बेसडर बनाया गया है और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए एम्बेसडर बनाया गया है भारत के लिए। तो ये हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। और इंपॉर्टेंट बनता है कतर और बहरीन के बारे में। तो कतर की कैपिटल तो है दोहा और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल, और बहरीन की बात करें तो मनाना इसकी कैपिटल है और दिनार यहाँ पे करेंसी चलती है। तो इन दोनों का अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे नीचे लाल बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस मैं अपलोड करता रहता हूं। अगर और आप चाहते हैं कि आप हमारा नोटिफिकेशन तुरंत पाना, तो हमारे इसके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।